नमस्कार। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इंडिया टुडे और आज तक के हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों पर आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि इस बार महागठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। लेकिन देश की जनता के हिसाब से आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर सबसे बड़ा सर्वे। और आज अगर 2024 की सियासी पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप ने और सी वोटर आज तक ने जो सर्वे किया है, इसको लेकर 543 सीटों का जो सैंपल साइज है, इस पर 25,951 लोगों की राय ली गई है। और 15 जुलाई से 14 अगस्त के आंकड़े, आखिर लोकसभा चुनाव पर जनता का मूड इस वक्त क्या नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो टारगेट सेट किया है, जिन राज्यों पर नजर है, अब क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। क्या राहुल गांधी को कहीं न कहीं विपक्ष के साथ आने के बाद क्या आंकड़ा बन सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिन 10 राज्यों पर नजर थी, जिनमें से नागालैंड और यहाँ मेघालय और त्रिपुरा के नतीजे सामने आ चुके हैं। नागालैंड मेघालय में बीजेपी गठबंधन के तौर पर है, तो त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस ने खेला कर दिया है। कांग्रेस ने यहाँ पूर्ण बहुमत अपने दम पर हासिल किया है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, और इन राज्यों के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता इन राज्यों में विधानसभा चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो सवाल है कि आज चुनाव होते हैं 543 सीटों के लिए, तो किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, इसको लेकर यहाँ पर जो है सी वोटर का सर्वे जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से किया गया, इस पर अगर देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद सभी राज्यों के आंकड़े और अंत में फाइनल ओपिनियन पोल, आखिर किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है। तो अगर बात की जाए तो पहला जो सवाल है कि अभी देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय कौन सी नजर आ रही है। महंगाई 24% यहाँ पर लोगों की समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी भी 24% लोगों की समस्या बनी हुई है। जबकि अगर बात की जाए तो कृषि संकट 5%, भ्रष्टाचार भी 5% लोगों की समस्या है। यानी बड़ी समस्याओं के तौर पर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस पर जो सर्वे किया गया सी वोटर के हिसाब से, इस पर देखिए कोविड-19 पर, महामारी पर जो एक बड़ा काम किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर देखिए 21% लोग मानने की एक बड़ी सफलता रही है। भ्रष्टाचार रहित सरकारें रही है, इस पर 13% लोग मान रहे हैं। धारा 370 खत्म हुई है, इस पर भी 12% लोग एक बड़ी यहाँ पर उपलब्धि मान रहे हैं। जबकि कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर 6% लोग इसको भी एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जिसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 6,000 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस काज से आयुष्मान योजना हो या फिर यहाँ पर गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को भी रखा है, कई ऐसी योजनाएं रही जिनका फायदा अब कई लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा राम मंदिर भी 11% ने इसको एक बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, यानी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आंकड़ा गिरा है, जिस पर महंगाई 25%, बेरोजगारी 17% लोग इसको मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम नहीं किया गया है। जबकि अगर नोटबंदी की बात की जाए तो 3% इसको गलत लोग मान रहे हैं। कोविड-19 महामारी से जो निपटारा गया है, यानी जिस तरह का कामकाज रहा है, उस पर भी 9% लोग इसको नाकामी के तौर पर देख रहे हैं, जो सी वोटर और यहाँ इंडिया टुडे ग्रुप के आंकड़े रहे। जबकि कांग्रेस को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल रखे गए हैं, क्योंकि काफी बदलाव कांग्रेस में भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, और कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं न कहीं माहौल बदला है और एक नया गठबंधन भी बना है। तो ऐसे में बहुत अच्छा कहने वाले हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे का कामकाज रहा है, प्रदर्शन है, उस पर 24% लोग अच्छा कह रहे हैं। और यहाँ पर अच्छे कहने वाले भी 22% लोग आते हैं, औसतन 20%, और खराब कहने वाले 18% लोग आते हैं, जो आंकड़ा कांग्रेस की तरफ भी सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर मणिपुर हिंसा पर केंद्र की रणनीति जो रही है, उस पर देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, इस पर 44% लोगों की राय आ रही है। इसके अलावा अलग ग्रुप के साथ तुरंत यहाँ बातचीत करनी चाहिए थे, 21% लोग मान रहे हैं, और सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए था 7%,
और यहाँ पर कुछ और सवाल हैं जो मणिपुर को लेकर सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार की नाकामी इस पर 30% लोग मान रहे हैं, राज्य सरकार की नाकामी इस पर 25%, विपक्ष की जो पार्टियां रही वो 14%, इस पर जो रणनीति की गई है, राजनीति भी देखने को मिली है। केंद्र और राज्य की दोनों की नाकामी यहाँ पर 20% लोगों का मानना है, जो इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए, अगर बात की जाए तो हर एक राज्य के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, जहां से ममता बनर्जी आती हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा हाल ही में पंचायत चुनाव में भी एक बड़ी जीत, पंचायत चुनाव में यहाँ पर ममता बनर्जी टीएमसी के पक्ष में रही थी। और अगर लोकसभा की 42 सीटों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो रहा है उसको 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को यहाँ 18 सीटें मिल सकती है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ पर ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है, जो आंकड़ा यहाँ सी वोटर की तरफ से सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है, और महाराष्ट्र में आए दिन नए नए यहाँ पर उलटफेर देखने को मिलते हैं। अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर यहाँ पर एक तो इंडिया गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में भी एनसीपी शिवसेना है, और एनडीए गठबंधन में भी एक गुट यहाँ पर शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी से है। तो इस तरह से 3 बड़ी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, और इस बार माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं, और एनडीए गठबंधन को करीब यहाँ पर 20 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में एनडीए गठबंधन को 41 सीटें मिली थी महाराष्ट्र से, लेकिन इस बार कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल यहाँ पर जो सी वोटर और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। कर्नाटक की 28 सीटें आती हैं, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें जा सकती है, और एनडीए को यहाँ 23 लोकसभा सीटें जाती है। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, और यहाँ पर सीधे तौर पर फिर से एनडीए को ही यहाँ पर कर्नाटक में फायदा मिल सकता है। जबकि मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ एनडीए गठबंधन को जो है 23 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को यहाँ 6 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो सभी 7 सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है क्या दिल्ली में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एमसीडी और यहाँ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ दिल्ली में देखने को मिली है, और इस हिसाब से माना जा रहा है कि 1-2 सीट पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है, लेकिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार की राजनीति भी काफी गर्मा चुकी है, और काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री का दावा भी बिहार की तरफ से किया जा रहा है। बिहार से नीतीश कुमार को यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा, या राहुल गांधी को यहाँ पर घोषित किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो एनडीए को केवल 14 सीटें मिल रही हैं, और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 26 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर जबरदस्त फायदा इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल सकता है, लेकिन एनडीए को यहां पर जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, तो उसका फायदा सीधे तौर पर 2019 में मिला था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आती हैं, और एनडीए को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है। 2019 में भी यहाँ पर 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट पर अन्य यानी निर्दलीय जीता था, वो भी यहाँ पर एनडीए में ही आ गया था। इस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बात की जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जो माना जाता है कि केंद्र का रास्ता यहीं से जाता है, और इस बार बीजेपी ने टारगेट सभी 80 सीटों पर तय किया है, लेकिन जो आज तक यानी इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे है, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन को यहां पर 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन एनडीए को 72 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में यहां 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि यहां पर मायावती जी का यहां पर
कहना साफ तौर पर कि वो क्या अलग से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के आंकड़े आपको दिखाए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। वोट शेयर की बात की जाए, देखिए एनडीए का वोट शेयर 2019 में 43% वोट शेयर था, लेकिन जो जनवरी का सर्वे था उसमें 43% और आज भी 43% पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहां पर जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है वो है इंडिया गठबंधन के तौर पर। देखिए तो 28% 2019 में, लेकिन 29% 2023 जनवरी में, और अगस्त का जो सर्वे उसमें 41% वोट शेयर। यानी वोट शेयर के मामले में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में मात्र 2% का ही अंतर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से क्या 2024 का चुनाव कांटे की टक्कर भरा होगा या कुछ नया देखने को मिलेगा, इसको लेकर यहाँ पर जो है सी वोटर इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा जो 543 सीटों पर फाइनल आंकड़ा है, एनडीए गठबंधन को यहाँ 306 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 193 सीटें, अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 272 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस लिहाज से एनडीए गठबंधन उस आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन करीब 200 सीटों के आसपास ही दिखाई दे रही है। यानी अभी भी करीब 70 से 75 सीटों की और जरूरत पड़ती है अगर यहां पर इंडिया गठबंधन 2024 में वापसी कर पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए अगर पार्टी वाइज आंकड़े तो बीजेपी 287 सीटें, यानी फिर भी बीजेपी अपने दम पर भी यहां पर 2024 में बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस 74 सीटें, अन्य के पक्ष में 182 सीटें आती हैं। जो आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं जो सी वोटर इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की वापसी हो सकती है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत लोकसभा चुनाव में मोदी जी को मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं, सीट फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उस हिसाब से आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या वनवास पर गया विपक्ष की वापसी होगी, इस पर प्रयास रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।